अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 3 दिनों से बड़ी चर्चा है कि मायावती अपनी भूमिका में कोई बदलाव कर सकती हैं, इंडिया अलायंस का पार्ट हो सकती हैं या फिर वो कोई और रास्ता चुनने वाली हैं। मायावती को लेकर इंडिया अलायंस के भीतर भी बैठक हुई, लेकिन निर्णय अभी हुआ नहीं है। और इसी बीच आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि जिस गठबंधन में मैं हूँ नहीं, वहाँ मेरी चर्चा क्यों हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। क्या इंडिया अलायंस के भीतर सपा, बसपा और कांग्रेस के यूपी में अलायंस को लेकर कोई चर्चा हुई है? क्या उसको लेकर कोई सहमति या असहमति का रास्ता बन रहा है? और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि सहमति बनी तो क्या होगा, और असहमति के बनने पर रास्ता राजनीतिक रूप से किसका क्या होगा, और मायावती कौन सी राह चुनने वाली हैं? ये महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यूपी में 12.5% वोट के साथ मायावती खड़ी हैं और फिलहाल वो पॉलिटिक्स में रेलिवेंट भी हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को इग्नोर करके राजनीति को नहीं देखा जा सकता समग्र रूप से। जब आप मायावती को देखते हैं तो उनके पास एक लॉयल वोट शेयर है, जो कम से कम स्थिति में, खराब सी भी स्थिति में, लास्ट असेंबली इलेक्शन में उनके 12.5% वोट शेयर रिकॉर्ड हुए। भले ही विधायक एक हो, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में और हर पार्लियामेंट्री सीट पे मायावती के अपने वोटर हैं, जो सिर्फ हाथी को जानते हैं और हाथी पर ही वोट करते हैं। आज मैं मायावती का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 दिन पहले हुई इंडिया अलायंस की बैठक में मायावती का जिक्र भी आया। क्या मायावती इंडिया अलायंस का पार्ट हो सकती हैं? क्या उनको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, क्या मायावती इसके लिए सहमत हैं? अभी के लिए ना, अभी के लिए ना। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाएं आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक जाएंगे, संभावना कुछ भी हो सकती है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी बदल सकती हैं, तब्दीली हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि इंडिया अलायंस के भीतर ये बात हुई कि मायावती को भी साथ लाया जाए, लेकिन उनसे बात कौन करेगा? और उससे भी बड़ी बात, क्या वो सहमत होंगी? अभी तो नहीं, दिसंबर के महीने में नहीं, जनवरी फरवरी का देखा जाएगा, मार्च में देखा जाएगा। मार्च में चुनाव घोषित हो जाएंगे, पहले या दूसरे हफ्ते के भीतर निश्चित रूप से। तो यानी वर्किंग मंथ कितने हैं? जनवरी और फरवरी, 30 दिन इधर, 28 दिन उधर, 58 डेज, और इधर का मिला लीजिए 8 दिन। यानी अब देश में चुनाव के लिए अब ज़्यादा समय नहीं है, 65-70 दिन। इन्हीं 70 दिनों में चुनाव होना है, शुरू हो जाना है। तो मायावती की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह है। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि यूपी में जो अलायंस तैयार हुआ है उसमें मायावती की कोई भूमिका हो। ऐसा क्यों कह रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2019 में दोनों ने एक साथ चुनाव लड़कर देखा है। मायावती को 10 पार्लियामेंट्री सीट मिली, मोस्ट स्ट्रांग बिगेस्ट अलायंस बताया गया, लेकिन वो अलायंस 15 से अधिक सीट नहीं ले पाया और बीजेपी ने पूरा शक्तिपूर्ण प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अब बीएसपी को साथ लेने से उसका नुकसान है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी की यूपी में जो ताकत है वो कहीं एक छत्र राज उसका अपोजिशन पे ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल के लिए बीएसपी को साथ लाना जरूरी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसके लिए मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा अगर मायावती को लेकर कोई बात चलती है? नकारात्मक है। आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी बातों बातों में मीडिया वालों से जिक्र किया, छोड़िए मायावती को। यानी मायावती को लेकर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के भीतर कंफर्टेबल नहीं है और अब सपा को नाराज करने का जोखिम कांग्रेस उठा नहीं सकती है। तो यूपी में अब जो अलायंस बन रहा है वो समाजवादी पार्टी के बैनर के तले ही बनेगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं, मैं जनवरी फरवरी की कोई बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। और उधर कांग्रेस ने अपनी पश्चिम यूपी से पदयात्रा शुरू की है, जिसका कोई इंपैक्ट खास नहीं दिख रहा है। अब बीजेपी इनके मुकाबले के लिए तैयार है। बीजेपी को पता है कि पश्चिम में आरएलडी के साथ मिलकर ये लोग अलायंस बनाए हैं, उनकी अपनी भूमिका है।
पूरब और सेंट्रल यूपी में समाजवादी पार्टी खुद खड़ी है और एक पर्टिकुलर बेल्ट में कांग्रेस। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन तब बहुत घातक बन जाएगा जब अगर 12.5% वाले भी इधर आ गए और पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि ये अलायंस मजबूत है। ये अलायंस बीजेपी को डिफीट दे सकता है। लास्ट टाइम पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये अलायंस हरा देगा, लिहाजा 2019 में बीजेपी ने बड़ी बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में सीटें जीती, 63 सीटें जीत कर दिखाई। तो बहन भाइयों, ऐसे में हालात ये हैं उत्तर प्रदेश में कि अगर अखिलेश यादव मना करते हैं मायावती को लिए अलायंस में, तो फिर कांग्रेस के पास और क्या ऑप्शन बचता है। और समाजवादी पार्टी अपना लॉ एंड शेयर चाहती है। लॉ एंड शेयर से तात्पर्य 60 से अधिक सीटें अगर बीएसपी अलायंस में नहीं आती है तो क्या कांग्रेस तैयार हो जाएगी सिंगल डिजिट पर लड़ने के लिए? शायद मुश्किल होगी। बात बनी नहीं है, बात अभी और बिखरने और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। आज की चर्चा इन्हीं समग्र विषयों पे हम करने वाले हैं और बीजेपी इनके गठबंधन पर किस तरह से नज़र रख रही है और इनके इलाज का क्या बंदोबस्त कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। ऐसे में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी। बहनों भाइयों, जो लोग भी राजनीति के जानकार हैं और उत्तर प्रदेश के लोग, तो हर व्यक्ति यहाँ पॉलिटिकल है। मायावती ने आज एक लूज बॉल फेंकी है। आपने सुना उनकी बात? क्या बोली? कब किसकी कहाँ और कब ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बोलते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष स्तर पर किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए। कब किसकी कहाँ देश हित में ज़रूरत पड़ जाए, और देश हित को डिफाइन कौन करेगा? यही लोग करेंगे, नेता लोग। ये लूज बॉल है, यानी कि हमारे खिलाफ सोच समझ के बोलना, क्योंकि आगे अगर हमारी मदद की ज़रूरत हुई तब फिर ये बोले गए शब्द भारी पड़ेंगे। इसके मायने क्या हैं? और आज हम समग्रता के साथ बीजेपी के अलायंस और एनडीए के अलायंस और क्या फ्यूचर अलायंस में कोई बीएसपी सम्मिलित हो सकती है, इन सारे मसलों पर ओपन डिबेट करेंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल यादव यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जी बसपा के पूर्व प्रवक्ता और जाने माने दलित चिंतक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। सतीश प्रकाश जी, क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे ही की जाए, और मेरा पहला प्रश्न है कि बहन जी को ये क्यों कहना पड़ जाए कि देश हित में कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता, इसलिए बोलते समय ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है सर? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, राजनीति में जरूरत तो होती है, सबको जरूरत होती है। देखिए, इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और कर्नाटक के अंदर बाकायदा एक कंबाइंड अलायंस की बात चली थी, जैसा आज ये इंडिया गठबंधन हुआ है। इससे पहले लोकसभा के चुनाव से पहले कर्नाटक में बहुत सारी पार्टियां वहां इकट्ठी हुई, बहुजन समाज पार्टी भी वहां इकट्ठा हुई, और नेशनल लेवल पे जाकर के कुछ ना कुछ एक अलायंस की बातें चली। लेकिन अंत तक कांग्रेस का बिहेवियर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को लगभग एक जैसा ही मानती है, दोनों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन दोनों नहीं चाहती। इस देश का जो मजलूम है, इस देश का जो दलित है, इस देश का जो अल्पसंख्यक है, इस देश का जो कमजोर है। सर, मैं यूपी की बात कर रहा था, आप मुझे तुरंत बंगलौर ले गए। फोकस करिए सर, इधर आइए सर। मैं बिल्कुल। देखिए, हमने बहुत दूर ले गए सर। सुनिए, उसके बावजूद भी अलायंस नहीं हुआ, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस की दोनों स्टेट में सरकार बनाई, और उस एक सरकार बनवाने के बाद भी
बाकायदा कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा, तो अलायंस किससे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या मायावती आमतौर इंडिया पर अलायंस का पार्ट होना चाहती है? आपको ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने स्पष्ट किया हुआ है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ अलायंस इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो भोला भाला वोटर है वो दूसरे को वोट दे देता है, दूसरी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते। अब तक का बहुजन समाज पार्टी का जो भी अलायंस हुए उसमें तमाम पार्टियों ने ही फायदा उठाया। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा नुकसान ही मायावती रहता का है। जो आज और का दूसरी- स्टेटमेंट है, इसको पॉलिटिकली लूज बॉल बोलते हैं, यानी कैरेट लटकाना। नहीं, आप सुनिए, देखिए जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक कुचक्र किया जा रहा है, प्रचार तंत्रों का गलत उपयोग हो रहा है। जब हमने पहली बार कह दिया कि गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना। आप रोज की रोज नई नई बातें करते हैं। कल वहां जो इनकी गठबंधन की जो बातें हो रही हैं वहां भी चर्चा हो रही है, उसके बाद सर, मैं समाजवादी नहीं पार्टी कह के रहा। तमाम लीडर्स गठबंधन के भीतर चर्चा हुई थी कि मायावती को लाया जाए, लेकिन उस रास्ते को रोक दिया समाजवादी पार्टी ने। नहीं, समाज देखो, मेरा देखिए, सुनिए, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कांग्रेस उसको कितना सीरियस ले रही है? पिछले आपने देखा है ना, मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको क्या भाषा का प्रयोग किया, उनको सीटें दी थी क्या, है ना? तो हमारा मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहन जी बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करती है, जो भी वो कहती है वो अक्सरतः सच ही होता है। सर, मुझे केवल इस लाइन के मायने में- बता दो, थोड़ा इसको डिकोड करो कि कब किसको कहां जरूरत पड़ जाए, इसके क्या मतलब? नहीं, मैं यही आपको बता रहा था। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन जब सरकार बनाने की बात हुई और हमने ये वादा किया था कि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, उसके बावजूद हमने उनको समर्थन दिया ना। क्या इंडिया अलायंस के पास जाने के रास्ते बीएसपी के लिए खुले हैं? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए, कोई पहले अलायंस है किसके बीच में? अरे तमाम रोज का रोज आपकी नए नए लोगों की नई बातें होती हैं। कोई आदमी पीसी से पहले चले जाते हैं, कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, रोज नई नई बातें होती है। भाई अलायंस बनाओ तो सही। हम बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम अकेले थैंक यू चुनाव सतीश लड़ेंगे, प्रकाश जी, हमारे अकेले साथ जुड़े चुनाव रहिए, इसलिए डिबेट को लड़ेंगे। आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, स्वागत है आपका। अब आप ही बता दीजिए, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि बीएसपी इंडिया अलायंस का पार्ट बने? अजीज साहब का शेर है, खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं कमरे में बिखर जाने के डर से। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे ब्रजेश जी। मैं नहीं समझ रहा, खुल के अपनी बात कहो, इशारों में नहीं। जी ब्रजेश जी, देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने एक बार कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और हमारे देश में असमानता की भावना को हम खत्म नहीं करेंगे। ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि आज की तारीख में जो मान्यवर काशीराम का साहब का जो सपना था सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का, वो कौन उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है? वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, जो कि पीडीए का फॉर्मूला लाए हैं। आप ये बताइए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी को 2019 में ऑक्सीजन देने का काम किया था और हमने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया और आधी से ज्यादा हमने सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी। अब इसी क्रम में हम ब्रजेश जी एक बात और जोड़ेंगे कि आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये क्या कहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं अचीव की जा सकती जब तक कि सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हम अचीव नहीं कर लेते हैं। अब आप देखिए कि भारतीय जनता मेरे पार्टी सवाल जिस को तरह से लंबा आज करके की गुमराह तारीख कर में रहे भारत में हैं। और मेरे उत्तर सवाल पे प्रदेश आ में जाइए, ये महिला विरोधी आप सरकार, रास्ता दलित रोक रहे हैं विरोधी बीएसपी सरकार, का पिछड़ा विरोधी सरकार अलायंस चला के रही है। भीतर? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक किदवई साहब सवाल का जवाब दिखाना डायरेक्ट चाहता हूं कि इसको बहुजन समाज पार्टी के चिंतक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता इस खबर को देखें और पढ़ें। ब्रजेश जी, ये अनवेरिफाइड कौन सी खबर आप बता रहे हो? ये सब दिखती नहीं है ना, आप बोल दो, हम सुन लेंगे। क्या कहना चाहते हो? अनवेरिफाइड नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या है जिसमें खबर? लिखा बताओ है तो कि सही। दलित पोस्टर अटैक लहरा ओवर देने से बुद्ध बात थोड़ी कथा बनती है। इवेंट। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं?
बहुत स्लो है ब्रिजेश जी। ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप बीएसपी का रास्ता रोक रहे हैं अलायंस के भीतर? हम बिल्कुल रास्ता नहीं रोक रहे हैं, हम खाली रास्ता रोक रहे हैं ब्रिजेश जी भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से 2024 के जो इलेक्शन हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराएं, देश से और उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी को अलायंस के भीतर लिया जाए, आपको कोई आपत्ति है? देखिए ब्रजेश जी, हम लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के, हम जो लोग हैं, हम बिलीव करते हैं, महाउपनिषद का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम। अरे कोई भी आए उसका स्वागत है, लेकिन साहब अगर आप ये सब करने लगोगे तो आनंद दुबे क्या करेंगे फिर? अरे आनंद दुबे जी विपक्ष में बैठेंगे 2024 में ब्रजेश जी, लेकिन बहन को जो सवाल था उस पर मैं संस्कृत पढ़ोगे तो वो क्या करें फिर? अरे वो विपक्ष में बैठेंगे। तो अलाउ करते हो कि बीएसपी शामिल हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है? ब्रिजेश जी हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को यह क्लियर करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कितनी सीरियस हैं। हाँ, तो एक स्टेटमेंट दे देंगी, आपको कबूल है? आप नहीं ब्रिजेश जी, आप ये देखिए कि अभी इनके सांसद को रमेश बिधूड़ी ने किस तरह से उल्टी सीधी बातें कही, घटिया से घटिया बातें कही, लेकिन इनके सांसद के लिए समाजवादी पार्टी ने लड़ना शुरू किया, हमने लड़ना शुरू किया, हमारे प्रवक्ताओं ने लड़ना शुरू किया, निकाल दिया सुना सांसद को, लेकिन और उल्टे अपने ही सांसद को इन्होंने निकाल दिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं आनंद दुबे को इन्वाइट करता हूँ इस डिबेट में। दुबे जी आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक अलायंस बना हुआ है, एक उसमें मेजर पार्टनर के लाने की चर्चाएं चल रही हैं, कोई रास्ता रोक रहा है, कोई रास्ता बना रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक चिंता का विषय है अगर मायावती उधर चली जाती हैं तो? नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल हमारे लिए किसी भी तरह की चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मायावती जी पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ चुकी है। आरएलडी उनके साथ पहले से ही है, तो हमारे लिए किसी भी तरह से चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि चिंता का विषय इन लोगों के लिए है जो लोग अपनी पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए 2014 के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि हम अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं, तो तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और आने में भी भरोसा नहीं है। एक दूसरे पीछे खंजर छिपाए हुए एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कब एक दूसरे के पेट में वो छुरा उतार दें। तो ये इसी वजह से इस तरह का कंफ्यूजन आपको दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी योजनाओं, अपने कार्यक्रमों, अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए जनता की सेवा कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जोरदार और जबरदस्त जीत हासिल करेगी। और एक चीज तो ये 2019 है, उत्तर प्रदेश में क्या आपके पास एक तरफा वोटिंग है। आप भूल गए हैं कि 36% के ज़्यादा के वोट शेयर के साथ लास्ट टाइम सोशलिस्ट अलायंस था और 12.5% वोट के साथ मायावती और 2-2.5% के साथ कांग्रेस। अगर इन सबको अगर हम मैथमेटिक्स मान लें, आप पर भारी पड़ेंगे। नहीं, 2019 में भी तो थे ना ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2019 में नहीं थे क्या? आप बताइए, थे ना? इनके साथ चुनाव देखे हैं आपने, वोट शेयर देखा है? देखिए, नहीं, 22 के चुनाव में परिस्थितियां कुछ अन्य थी, इस बार परिस्थितियां कुछ अन्य हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो लोग वोटों की ठेकेदारी उत्तर प्रदेश में लेते थे ना, और जो वोट बैंक की बात करते थे, जनता ने उनको बैंकरप्ट बना दिया। जनता देख रही है किसके लिए कि किस शासन में हमें क्या मिला है। किसके लिए कह रहे हो ये? नहीं भाई, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, प्रकाश राजभर तीनों लोगों के लिए कह रहा हूं। किदवई साहब बीच में नहीं प्लीज। अरे सुन, हाँ, आप बोले, आप बोले। किदवई साहब, मैं भी बीच में बोल रहा हूं, अभी तो आपका जवाब देना बाकी है। किदवई साहब ने कहा व्यवस्था के पीड़ितों, अरे आप ही की व्यवस्था से तो पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित था किदवई साहब, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार आई है। आप दलितों की बात कर रहे थे, अरे दलितों का रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन तो आप ही की सरकार ने छीना था ना। 2 लाख दलित भाइयों को रिवर्ट करने का काम आपकी सरकार ने किया था, और इसी वजह से जनता आप पे भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि आप बोलते कुछ है, करते कुछ और है। जब आप सत्ता में आते हैं तो जातिवाद बढ़ाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं। तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास कोई वैकल्पिक सॉल्यूशन है इसका? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, आप ये जिसको जहां जाना है वहां जाए। पूर्व में भी एक दूसरे के साथ आ जाके देख चुके हैं, फिर एक बार प्रयास कर लें, जिसे जैसे प्रयास कर रहा हो कर ले।
फैसला तो जनता को करना है और जनता देख रही है कि सुशासन क्या है। जनता ये देख रही है कि आवास किसने दिया, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन किसने दिया, आयुष्मान कार्ड किसने दिया, बैंक में खाता क्या किसने आप खोला, मायावती को चुनौती दे रहे हो? उधर जाने अंजाम वही होगा, चुनौती दे रहे हो उनको आप? नहीं, राजनीति में किसी को कोई चुनौती नहीं दी जाती है। सभी लोग स्वच्छंद हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने कार्यक्रमों के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार गठबंधन चुनने के लिए। मायावती जी भी स्वतंत्र है, समाजवादी पार्टी भी स्वतंत्र है, कांग्रेस पार्टी भी स्वतंत्र है। एक दूसरे का साथ, भाई मैं तो कह रहा हूं 19 में साथ थे, क्यों अलग हो गए? भाजपा ने तो अलग नहीं किया, ना भाजपा ने एकीकरण कराया था, ना भाजपा ने इनका मोहभंग कराया। ये एक दूसरे के साथ आए, फिर एक दूसरे को उल्टा सीधा कहने लगे। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को गालियां दे रही थी। अब फिर से इंडी इंडी गठबंधन की बात हो रही है। अभी देखिए कितने दिन बाद फिर एक दूसरे को गालियां देंगे। और अभी फराज साहब कह रहे थे 2024 में हम इनको विपक्ष में। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोगों को खुशफहमी और गलतफहमी का इस समय डबल डोज चढ़ा हुआ है। इसी चक्कर में ये लोग कुछ भी बोल जा रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है। 2024 में जनता आपका अच्छे से हिसाब करेगी। अनिल यादव मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ ले रहा हूं बजाय घुमा फिरा के। तो अब ये बता दीजिए कि क्या बीएसपी को इंडिया अलायंस का पार्ट बनाने का कोई प्रस्ताव आपके दल ने रखा है? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन जहां तक बात है उत्तर प्रदेश के अलायंस की, हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश के अलायंस की। हमारा उद्देश्य है कि देश कैसे मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस देश से जाएगी। क्योंकि देश को बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा और महंगाई पर सबसे ज्यादा जो आंकड़े देखेंगे आप, तो इनके राज्य में हुए हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए और देश में वापस अमन चैन और भाईचारा लाया जाए। अब उसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। वो गठबंधन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हम लोग उतने ही ज्यादा उसमें और भागीदारी देंगे। हम तो चाहते हैं मायावती जी क्यों, राजभर जी जो अभी कल तक पहले सपा के साथ थे, अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, अगर वो भी आना चाहे तो वो भी आ जाए। अनुप्रिया पटेल जी जो है, अनौपचारिक, आधिकारिक, अनधिकारिक, किसी तरह से आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के नेता मायावती या बीएसपी के संपर्क में हैं? ब्रजेश जी, ये फैसला मायावती जी को करना है कि उन्हें लड़ना है या डरना है। अभी हम उनका स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने सब तरह के आक्षेप भी लगाए, लेकिन मुझे ये बताइए कहां पे किसी ने, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई स्टेटमेंट मायावती जी के बारे में सुना हो तो मुझे बताइए। राहुल जी ने कोई चर्चा करी हो तो नहीं, तो मुझे बताइए। हाँ, इससे पहले विधानसभा चुनाव में हम लोग जरूर एक बार उनके साथ आना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आई। और जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, तो आप देखिए कि बसपा के क्या हाल है। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप समाजवादी पार्टी के ह्यूज प्रेशर में हैं उत्तर प्रदेश में, और जैसा सपा चाहेगी आपको वैसा घुमाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा भाई, देखिए जो फैक्ट्स हैं उसको नहीं बदला जा सकता। मायावती जी जब अकेले लड़ी थी, अब ये 2007 में कोई सोच सकता था कि ये पार्टी वो हो जाएगी जिसके पास विधानसभा में एक विधायक रहेगा, लोकसभा में 0 विधायक हो जाएंगे एक समय में। जब ये अकेले लड़े तो लोकसभा में 0 विधायक। आपके लिए भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी में नहीं, हम लड़ रहे हैं, हम उस बात को नहीं, देखिए उसको छुपाया नहीं जा सकता। आप चाहे, मैं तथ्यों को नहीं छुपा सकता। जो विधानसभा में है या लोकसभा में जो स्थिति है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोकसभा में सदस्य आज की तारीख में, भाई समाजवादी पार्टी के 3 है, हमारा 1 है। और देखिए जहां तक बात क्लियर कि क्या बीएसपी को आप इसलिए नहीं ले पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आपको स्ट्रांगली ना कहा है, नो, बिग नो? ब्रजेश जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर मायावती जी आती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि प्रेशर की तो बात है ही नहीं। वही बात हम कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि मायावती जी को डिसाइड करना है कि उन्हें लड़ना है या डरना है। क्योंकि अब देखिए, जब आज दलितों पे अत्याचार होता है, मायावती जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, वहां पर मायावती जी नहीं बोली, कांग्रेस दलितों की लड़ाई लड़ रही है। तो मायावती जी का स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पे आक्षेप करने के लिए आ रहा है। तो अब इसे क्या कहा जाए? तो आपने तो क्लैरिटी दे दी कि मायावती की जरूरत नहीं है और दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर बोलती नहीं, आपने तो क्लैरिटी दे दी। आप तो वही कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी आपसे चाहती है। क्या प्रियंका गांधी जी नहीं लड़ रही थी दलितों की बच्ची के लिए? बताइए, मैंने गलत कहा हो तो बताइए। मध्य प्रदेश में जब प्रियंका गांधी लड़ी लेकिन मायावती नहीं लड़ी, आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस उनकी आवाज उठा रही है। जाति जनगणना की बात पर सब लोग चुप हैं, कांग्रेस लगातार बोल रही है।
मायावती जी क्यों नहीं कहती कि बिल्कुल सही कांग्रेस कह रही है और हम इनका समर्थन करते हैं, इनका साथ देंगे जातीय जनगणना की लड़ाई में? ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के ही कहने पर आप काम कर रहे हो। उन्होंने ना कहा तो इसलिए आप ना बोल रहे हो, वरना इसके पहले आप ही मुझसे कहते रहे थे, डिबेट में भी आपने कहा था हम तो संपर्क में हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आपकी बोली भाषा एकदम बदली हुई है 2 दिन मीटिंग के बाद। नहीं, देखिए मैंने आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि ये उनको डिसाइड करना है। अगर यदि वो आना चाहते हैं तो हमारे नेताओं से बात करें, इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करें और निश्चित तौर पर हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। वो बात करें, आप बात नहीं करोगे? देखिए अगर स्थिति देखी जाए तो मायावती जी अगर पार्टी की स्थिति देखी जाए तो मुझे लगता है अकेले जब वो चुनाव लड़ती हैं तो उनकी स्थिति खराब होती है। तो ये सबसे बड़ा सर्वाइवल का जो सवाल है वो मायावती जी के लिए भी है और उसके लिए। और मैं इसमें देखिए घमंड की बात नहीं करता, मैं कह रहा हूं कि बड़े नेता हैं, यदि देश को बचाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई भी बड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी बातों से समझ गया कि आप लोग फिलहाल मायावती के साथ किसी तरह का पॉलिटिकल निगोशिएशन के हक में नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर समाजवादी पार्टी का मजबूत दबाव है और मध्य प्रदेश कांड ने आपका हाथ नीचे कर दिया है। बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात से आपकी से सहमत नहीं हूं। समाजवादी पार्टी हमारे साथ हेमंत तिवारी जी से सहमति ले लेते हैं ना। हेमंत जी, क्या चल रहा है ये मायावती जी को लेकर? और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक लूज बॉल भी फेंकी, लेकिन इन दोनों लोगों की बातों से मुझे लग रहा है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज एक सुर ताल में बोल रहे हैं। पहले इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन आज ये एक भाषा बोल रहे हैं और ऐसा लगता है ये दोनों मिलकर मायावती को यूपी में पहले रोकना चाहते हैं और ये बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं। आपका पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है? ब्रजेश जी, लूज बॉल पे आता हूं, लेकिन पहले मैं शुरुआती ओवर की तेज बॉल पे आना चाहूँगा। आपके साथ जितनी डिबेट्स हुई है या इंडिया गठबंधन के बाद जब कभी भी मेरा दृष्टिकोण जाना गया है तो मैंने बहुत साफ और बारहा कहा है कि मायावती को किनारे रख करके कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब हराने की बात नहीं सोच सकता, मतलब बगैर मायावती के किसी भी अपोजिशन के अलायंस का भाजपा को हराने का सपना वो भी दिन का ही हो सकता है और वास्तविकता नहीं हो सकती। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैंने ये भी लगातार कहा कि मायावती जो कह रही हैं को किसी के साथ नहीं जाएंगी, मायावती ठीक कह रही हैं और आज की तिथि में और निकट भविष्य में भी मान लीजिए कि मायावती किसी के साथ नहीं जाएंगी जी, नहीं जाएंगी। तमाम कारण है, इसको कहिएगा डिकोड कर दूंगा। तीसरी बात, अभी जो आप कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को आपने जो एनालाइज किया एकदम परफेक्टली किया। इधर जो बैठक हुई है जिसमें मायावती के बजाय, चूंकि उनको लग रहा कि मायावती नहीं आनी है और एक छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सीट शेयरिंग क्या होगी, चंद्रशेखर रावण यानी चंद्रशेखर आज़ाद से भी बातचीत का रास्ता बुलाया जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद से कुछ लोगों की बातचीत भी हुई है। मतलब दलितों में उनकी पैठ रहे, उनका दलितों में एक अच्छे नेता का प्रतिनिधित्व रहे। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं तो एक बड़ा दलित चेहरा है। ये एक ऑप्शन चल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि डिकोड करिए एक लूज बॉल जो उन्होंने फेंकी है। लूज बॉल थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसका एक अर्थ मेरे समझ में आता है। मायावती ने तय कर लिया अकेले लड़ेंगे, लेकिन मायावती के यहाँ से खबर और आई है कि मायावती अब आकाश आनंद और सतीश मिश्रा जैसे नेताओं को भी मैदान में उतारना चाहती है। अभी कितना सच है नहीं हाँ, मैंने भी पढ़ा था। अगर एक खबर है तो सुनिश्चित रूप से अपने भतीजे यानी अपने पॉलिटिकल उत्तराधिकारी की लॉन्चिंग एक अच्छे विकेट पे करना चाहेंगे मायावती और कोई ऐसा रिस्क अगर मायावती इस अलायंस से दूर रहती हैं तो क्या बीजेपी को कोई फिक्र करने की जरूरत है या नहीं? बीजेपी चैंपियन है, फिर चैंपियन है बीजेपी, चैंपियन बीजेपी चाहती। देखिए 2 स्थितियां हैं। कांग्रेस इनिशियली चाहती थी कि सपा से बात नहीं बनती तो हम बीएसपी के साथ लेकर चले, बीएसपी को साथ रखना अपने भविष्य के लिए बेहतर है। कांग्रेस की इनिशियल सोची थी, चाहे अनिल यादव रहे हो चाहे इनका कॉमन वर्कर हो, वो पहले यही सोचता था। लेकिन इधर जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद लगता नहीं लोगों को मायावती आएंगी। मायावती क्यों नहीं आएंगी? कमलनाथ मध्य प्रदेश तो हारे ही, मायावती आती है कांग्रेस को यूपी में भी गहरी चोट दे गए हैं हेमंत जी। अरे साहब, अब आप ये भी देख लीजिए, उन्होंने जैसे अखिलेश कहा था वैसे आज तो अरे सुनिए, उन्होंने अखिलेश वखलेश कहा। हाँ,
और आज मायावती के बारे में क्या कहा आप सोच लीजिए, छोड़िए मायावती को, ये उसी के बराबर का स्टेटमेंट है, इसको मान लीजिएगा। मायावती बहुत जिद्दी पॉलिटिशियन है। और इंडिया गठबंधन जो एग्जिस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कैप्टनसी में, उसको लग गया है कि आगे बात नहीं बनेगी, इसलिए अपना हिसाब किताब मांगो। थैंक यू हेमंत जी। बीरेन जी भी आ गए डिबेट में, मैं उनकी ओपिनियन को भी सम्मिलित करता हूं। बीरेन जी, स्वागत आपका। क्या तो तय हुआ अलायंस के भीतर कि ये मायावती उधर जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, और बीजेपी क्या पॉलिसी अपनाएगी अगर ये लोग एक होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो भी? देखिए, इस बात की चर्चा है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो मायावती के बिना अधूरा है। एक माहौल सा जो बना था, वो माहौल मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन का गड़बड़ा गया, यूपी में विरोध उत्पन्न हो गया और कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। ऐसे हालात में इंडिया गठबंधन के साथ जो जोश स्थिति पैदा हुई थी, बिना मायावती के भी वो चल जाता। लेकिन अब जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से मायावती की ओर, कांग्रेस की ओर से कुछ बातचीत आती रही है। मायावती के सामने एक बात बड़ी विचित्र दिखती है कि जिसका हर जिले में संगठन है, हर उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, क्या उनकी समाजवादी पार्टी से इतनी दूरी बढ़ गई है, नाराजगी है या दुश्मनी है कि वो गठबंधन में नहीं आना चाहती, या इसके पीछे कोई और कारण है? ये एक सवाल आता है। कांग्रेस में 2 धाराएं जरूर थी, लेकिन जब 5-0 से ये जीतने का दावा कर रहे थे विधानसभा का चुनाव, अब वो धारा बैठ चुकी है। अब खाली हवा है। हवा एक ये भी चली थी कि अगर कोई गठबंधन नहीं होगा तो मायावती MIM के साथ गठबंधन करेंगी और फिर वो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण बदलेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जितना इंडिया गठबंधन को दूरी रख रही हैं, जितना नफरत कर रही हैं, उससे बड़ा भाजपा उनके लिए काल है। ये समझ लो अजगर है, एक बार खाती है 6 महीना हवा पी के रहता है अजगर। मायावती का आधा वोट बैंक सोख चुका है, आधे पे उसकी नज़र है। अब सपा तो मान लो थोड़ा बहुत काटत पीटत इधर उधर, लेकिन ये तो पूरा खींच लेगा अजगर। इतना बड़ा समझ लीजिए कि ये जानवर होता है, अजगर इतना बड़ा सांप है। लेकिन अब मायावती के पास भतीजे आकाश आनंद को देने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है जी। विरासत में एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, वो दे सकती हैं। जब सपा से मिलके लड़ी थी तब 10 सांसद आए थे। अब वो सांसद कितने रिपीट हो पाएंगे? आधा तो भाजपा में चले गए, आधा सपा में, आधा 3 पार्ट में होगा, कांग्रेस में भी कुछ उनके जा रहे हैं। कितने रिटेन होंगे 10 में से मायावती के यहाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आस है। जब वो पूरे देश में कमजोर होंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से ताकत चाहिए। 80 लोकसभा की सीटें हैं जी। जितना विपक्ष बिखरेगा, मायावती को कभी नहीं चाहेंगे कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलें, गठबंधन करें। तो उनके लिए तो रास्ता बहुत आसान होगा। तो ये मायावती के लिए बीजेपी ने कहा था कि ये दौलत की बेटी है। आज मायावती कहती है कि सपा को वोट दे देना, भले भाजपा को दे देना। तो ये सब क्या स्थितियां बन गई। एक टाइम था कि भाजपा ने कहा अच्छा गेस्ट हाउस कांड भूल गए, अब सपा से गठबंधन करके लड़ रही हो, तो वो भी सब चीजें आई जी। लेकिन चुनाव हुआ, गठबंधन टूट गया। ब्रजेश जी, ठंड इतनी पड़ रही है कि जो अकड़ के बैठे थे वो भी अब सिकुड़ के बैठ रहे हैं आजकल। मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं, वो अनिल यादव को तो मैं देख रहा हूँ, ठंड काफी बढ़ गई है। हाँ, तो मध्य प्रदेश के परिणाम ने जो लोग अकड़े थे यूपी में आके सिकुड़ गए जी। तो ये अकड़ने और सिकुड़ने का सिलसिला मौसम पर भी बहुत निर्भर करता है, और उसी का परिणाम है कि लोग ठंड से थोड़ा घबराए हैं। बहरहाल जो है जी, 150 सांसदों का निलंबन हो चुका है केंद्र में। बीएसपी कह रही हम किसी गठबंधन दल में नहीं हैं।
हमारे किसी सांसद का निलंबन नहीं हुआ, जो गए वो ऑलरेडी दूसरे जगह पर हैं, और कहें कोई ऐसी बात ना करो जो आगे आने पर वक्त पे कठिनाई पैदा करे, क्योंकि ज़रूरत सबको पड़ेगी। मंदिर मस्जिद पे मायावती को कोई एतराज़ नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी अपने आप को बताती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सब उनके आज के विचार थे जो उन्होंने बोले थे। लेकिन मुनव्वर राना का एक बड़ा शेर शानदार है, आज सुनिएगा, मजा आएगा, कि रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, और हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं, और बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है, और रहते रहते स्टेशन पर कुछ लोग कुली हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे सतीश प्रकाश जी, बीएसपी के पूर्व प्रवक्ता हैं और जाने माने दलित समाज से चिंतक भी हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस का रुख देखकर आपको लग रहा है कि किस प्रकार की भाषा, शब्दावली और पॉलिटिकल स्टैंड कांग्रेस ने ले रखा है? आपने महसूस किया? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इनकी बोली, भाषा, सुनिए, अभी 1 महीने पहले अखिलेश जी के लिए क्या भाषा उन्होंने प्रयोग करी, आज वही कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब यही बात इस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना। देखो, राजनीति में कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। 2022 का चुनाव ही भारत का अंतिम चुनाव नहीं है। एक बात मान लीजिए, आपको 12%, 15%, लगभग पिछले, आप अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव देखेंगे तो 20-19% के आसपास बहुजन समाज पार्टी का एवरेज है। इसको मान लीजिए, आप उसको 11 मत मानिए आप इस बात को। चुनाव तो रोज पलटते हैं ना, परिस्थितियां रोज पलटती है ना। अब कांग्रेस को नहीं, मैंने एक मिनिमम बेस लेकर बात की कि लास्ट इलेक्शन का बेस रखा है। देखिए, मेरा कहना यह है कि कम से कम अगर ये राजनीति इतना आगे आती है, अगर समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे सवाल पूछेंगे तो मैं 1000 सवाल कर सकता हूं। इस देश में 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया, इस देश में आरक्षण बिल फाड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाकायदा एमपी ने लोकसभा के अंदर आरक्षण बिल फाड़ा। इसी समाजवादी पार्टी ने, जिसमें अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तमाम महापुरुषों के नाम चेंज करके, आपने मान्यवर काशीराम जी के नाम को चेंज करके, तमाम जिलों के नाम आपने चेंज करके वो बना दिए। तो ये सवाल है। मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं बहन जी का ये कहना, जैसे शिवपाल जी कुछ कह रहे हैं, अरे भाई क्या भाषा बोल रहे हैं। हमने कहा कि गठबंधन नहीं होना है, आप थोड़ा ही तय करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किससे होगा नहीं होगा। देखिए, हम दलित समाज, अच्छा, सपा की तो चिंता है। आपने देखा कि अनिल यादव ने ये कहा कि दलितों के उत्पीड़न पर तो कोई लड़ाई मायावती नहीं लड़ती है। आरोप है ये? नहीं, आप सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पॉलिटिकल स्टैंड चेंज हो गया है इनका। नहीं, आप सुनिए ना। अब देखो, अब यादव जी बैठे हैं, तमाम लोग हमको ज्ञान तो देंगे ना, क्योंकि सामाजिक मूवमेंट, दलितों ने सामाजिक मूवमेंट थोड़ी देखा। सामाजिक मूवमेंट तो हम बाकायदा कांग्रेस के यहाँ जाकर के हमने सीखा। सर, जाति का कमेंट ना करें सर, वो ठीक नहीं है, प्लीज। सुनिए, मेरी बात को सुनिए सर। आपको 2 अप्रैल का एक आंदोलन मालूम है? 1 लाख दलितों पे मुकदमे दर्ज हैं, और वो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं। आप संघर्ष की बात कर रहे हैं? अरे उद्दंड थोड़ी मचाना है हमको, दलितों को जेल में थोड़ी भिजवाना है। वो रोज कमाने, रोज खाने वाले लोग हैं, है ना। जिस तरह के हालात देश में पैदा हो गए, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी किसी के राजनीतिक धमकी में नहीं आएगी। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। बहुजन समाज पार्टी को आज भी दलित बहन जी को अपना ही नेता मानते हैं, और चाहे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए या ना आए, इस देश के दलितों ने तय किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इस देश का शासक बनेंगे ही बनेंगे। तो अब ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस में मायावती का रास्ता रोक रही है। नाउ इट्स क्लियर किदवई साहब। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक रही है। और हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी से, हमारे सतीश प्रकाश जी ने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं तो सतीश प्रकाश जी से बोलता हूं कि किसी एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में बीएसपी का टिकट, बिना उनकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है, जिसको आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, बिना उसके टिकट ला करके दे दें तो मैं मान जाऊंगा। तो देखिए, हम लोग तो मान्यवर काशीराम साहब के को मानने वाले लोग हैं,
मान्यवर काशीराम साहब की लड़ाई अब जो उत्तर प्रदेश में आगे ले जा रहे हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ले जा रहे हैं। मैं फिर कोट करूंगा मान्यवर काशीराम साहब का एक वाक्य ब्रजेश जी, कि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि बहुत लंबे समय से सिस्टम के दरवाजे खटखटा कर न्याय मांग रहे हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है, और इन हाथों में लगी हुई हथकड़ियों को अब समय आ गया कि तोड़ना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी की जो लीडरशिप है ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है, उसने अपने जो पैरों में भारतीय जनता पार्टी की दी हुई बेड़ियां जो डाल रखी हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। मैं ये क्यों न मानूं कि आप बीएसपी की ताकत को देखते हुए थोड़ा आशंकित हैं, इस कारण आप उनका रास्ता रोक रहे हैं, इसको इस दृष्टिकोण से भी तो माना जाना चाहिए। ब्रजेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो पीडीए का फॉर्मूला लेकर के जन जन तक जा रहे हैं। हमारी सहानुभूति है बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज से हमारी सहानुभूति है। मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निकल चुके हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में नारा लगेगा कि मान्यवर काशीराम साहब तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। कि आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी का नाम लेने से ज्यादा कांशीराम जी पे फोकस कर रहे हो। कांशीराम जी महापुरुष थे, जबकि आपके किसी दफ्तर में कहीं उनकी फोटो तक नहीं लगी। अरे अभी रायबरेली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभी हेमंत जी ने मुझे मैसेज किया कि ये सवाल पूछिए। ब्रजेश जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली में उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। महापुरुष थे मान्यवर काशीराम साहब हम लोगों के, और उनके तो कह दीजिए ना कि अब हम अकेले करेंगे पॉलिटिक्स दलितों की और पिछड़ों की, हमें अब बीएसपी का साथ नहीं चाहिए। इतना घुमा क्यों रहे हैं, सीधे कह दीजिए, बात खत्म हो जाए। नहीं बीएसपी साथ आना चाहे तो बिल्कुल आए। हाँ सतीश जी पूछ लीजिए, एक सेकंड में सतीश जी को मौका दे रहा हूँ, एक सवाल करेंगे, पूछिए। नहीं एक सुनिए। देखिए, आज मान्यवर काशीराम जी महापुरुष हैं, लेकिन सहारनपुर मेडिकल कॉलेज जो मान्यवर काशीराम जी के नाम पर रखा गया था, उसको आपने क्यों चेंज कर दिया भाई? तमाम आपने पंसील नगर हापुड़ का नाम आपने क्यों चेंज कर दिया भाई? आपने दलित महापुरुषों के नाम के तमाम जिले चेंज कर दिए भाई, आपसे पूछेगी ना। और दूसरी बात, आपकी सरकार ने तमाम देश के दलितों का पूरा शोषण किया। ओके, अगले 10 सेकंड आप रिप्लाई दें तिवारी साहब, फिर मैं दुबे जी का रुख करूंगा। थैंक यू सतीश जी, शुक्रिया सतीश जी, धन्यवाद, बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, सतीश प्रकाश जी के वाक्य से, इनके स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे कि ये किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि बहुजन समाज पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है या इंडिया गठबंधन को हराना चाहती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। आनंद दुबे जी, देखिए यहाँ तो क्लैरिटी हो गई कि बीएसपी को ये, सतीश जी रुकिएगा प्लीज, सतीश जी प्लीज, सतीश जी समय नहीं प्लीज, मैं समय बचा तो निश्चित दूंगा, प्लीज कोऑपरेट करें। आनंद दुबे जी, देखिए तो क्लैरिटी है कि मायावती को ये लोग साथ नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिन दलित वोटों पर आप एक बड़ा लाइन शेयर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वो अब खतरे में है। आपके लिए राह आसान नहीं है। ब्रजेश जी, हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी को लेके हम साथ चल रहे हैं। हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे उनको जनता ने बैंकरप्ट बना दिया है। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बात कर रहे थे, कांशीराम साहब। निश्चित रूप से कांशीराम साहब बहुत महान आदमी थे, और उनसे भी महान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान साहब। 2016 में हज हाउस का जब उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने मंच से भाषण दिया कि ये मूर्ति देख रहे हैं ना, बाबा साहब की मूर्ति की तरफ जो है इशारा करके बोला, ये इसका इशारा है कि जहां तक उंगली जा रही है जमीन हमारी है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया बताने का काम किया था, और अखिलेश यादव जी मंच पर बैठ के तालियां बजा रहे थे। इतना सम्मान करते हैं ये दलित महापुरुषों का। और आप ही बताइए, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन किस तरह से खा गए, इनकी सरकार आई तो किस तरह से दलित भाइयों पर अत्याचार किया गया, किस तरह से दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले थे उनका नाम बदला गया। साहब देख लिया, समाजवादी पार्टी तो आप अपना चेहरा दिखाइए, पूर्ण रूप से दलित विरोधी है, पूर्ण रूप से दलित विरोधी है। तो ये लोग वही तो कर रहे हैं जो आप चाहते हो। आप चाहते हो मायावती को साथ में नहीं ले रहे हैं भाई, यही काम है। नहीं, मैं तो इन्हें साथ लिया था ना ब्रजेश जी, इन्होंने 2019 में पैर छू के, प्रणाम करके, रो के, गिड़गिड़ा के, और फिर अपमान करने का काम किया। इसीलिए बहन जी छोड़ के चली गई। तो ये तो बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी प्रणाम करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा किया, लेकिन फिर इन्होंने अपमान किया, इसीलिए वो छोड़ के चली गई। बार बार ये वही करते हैं ना जी।
ये पहले प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, बाद में चाकू घोंप देते आ रहा हूं हैं। अनिल ये जी, समाजवादी please wait। पार्टी की फितरत है All और right, इन्होंने मैं- सबके साथ किया है। Thank you, आनंद जी। अखिलेश जी ने जिसको उत्तर प्रदेश में अपने साथ गठबंधन में लिया, सबकी दुर्गति करके छोड़ दी। बहुत शुक्रिया। किसी से गाड़ी छीन लेते हैं, किसी को बेइज्जत करके भगा थैंक यू, देते हैं। धन्यवाद। अनिल यादव मेरे साथ हैं, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी बीरेन जी बता रहे थे ठंड लग गई है कांग्रेस को, ऐसा है? देखिए ठंड में जो सिकुड़ने वाली बात है वो उन पर लागू होती है जो घरों में बैठे हुए हैं, जो कहीं लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो लगातार सड़क पे चल रहे हैं, हजारों साथियों के साथ सड़क पे चल रहे हैं और आम जनता से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और ये पूरी ठंड में कर रहे हैं और पैदल चलकर कर रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा है जिसे पूरा करेंगे। तो ठंड लगने वाली जो बात है मुझे लगता है ये और पार्टियों पर अप्लाई होती है। जहां तक आप बार बार क्योंकि वोट शेयर की बात कर रहे हैं, देखिए ब्रजेश जी, गणित राजनीति में नहीं चलता है। आप निश्चित तौर पर जो वोट शेयर की बात हो रही है, अब अगर हम पिछले ये जो 4 चुनाव हुए हैं 4 राज्यों में, वोट शेयर तो हमारा बीजेपी से ज्यादा आया है, लेकिन क्योंकि वोट शेयर से नहीं सरकारें बनती ना, सरकार बीजेपी की बन गई। तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि सीटें कैसे जीती जाएं। 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीते, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दल हमारे साथ आए, क्योंकि उस तरफ तो ईडी, सीबीआई और तमाम तरह का पैसा और धनाढ़ लोग हैं वहां पर, तो हमें तो लोगों से ही मिलना पड़ेगा। तो क्या उसमें अगर सीट कोई दल शेयरिंग की हमारे बात साथ आएगा तो आपकी स्वागत करेंगे। कुछ क्लैरिटी हुई? आप लोग तो अभी सीट तक शेयर नहीं कर पाए हैं, इनसे लड़ने कैसे आएंगे? नहीं, पूरी क्लैरिटी है, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी तक ना पहुंच जाए, इसलिए हमारे नेताओं तक पूरी क्लैरिटी है। चलो बता दो, यहाँ हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, बता दो ही। देखिए यही आप चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंस जाएं, आपको यहाँ पर बता दें। भाई जब चैनल को आप लाखों लोग सीट देख ही रहे हैं, नहीं उसमें बताओगे कुछ भाजपा के कितने नेता भी लड़ेंगे, होंगे, ऐन वक्त पे चुनाव पे जाओगे और फिर कहोगे देखो ऐसी घटना हो गई। ब्रजेश जी तैयारी पूरी है, सीटों पर पूरी बात हो रखी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो सवाल अब मायावती जी के ऊपर है कि वो आने वाले अच्छा, हेमंत जी ऐसा जिक्र कर रहे थे पिछले दिनों की सिंगल डिजिट की ही सीटें आपको मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम 9, ऐसा इनका क्लेम था। है कुछ बात क्या इसमें? हमारा ध्येय ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सिंगल डिजिट पे आ जाए। हमारी सीट तो छोड़िए, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे इस बार, आप देखिएगा। तो क्या मतलब मैं मानूं कि 1 से 9 के बीच सीटें ही आपकी हैं? आपकी बातों से यही लग रहा है। अभी हम आपको क्यों बता दें? क्या पता हमारी आधी पर बात हो रही हो, क्या पता हमारी 60-40 पे बात हो रही हो। आपको ये क्यों बताएं? आधी सीट क्यों बता दें? हम 40 सीट लड़ोगे? नहीं, बिल्कुल लड़ लेंगे, बिल्कुल लड़ लेंगे। कहाँ लड़ोगे भैया? तो डिसाइड 40 चलो सीट बता दो, 10 ही बता दो। किन 10 सीट पे लड़ेंगे हमको? मैं आपको चुनौती देता हूँ, 10 सीट का नाम बताओ। मैं बिल्कुल हम आपको बिल्कुल, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताने वाले हैं। सीट का नाम पूछ रहा हूं, उसमें कौन सी स्ट्रेटजी है? मैं चुनौती देता हूं, 10 सीट के नाम बताइए। समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की इंटरनल बातें हैं जो मैं नेशनल चैनल पे आपके सामने नहीं बताऊंगा, चाहे आप मुझे कितना ही कुरेद ले। 10 सीट बता नहीं पा रहे हो अनिल जी। अकेले अनिल जी आज क्यों उद्वेलित हो रहे हैं? सवाल तो ले लीजिए, आराम से बात करते हैं। 10 जिलों के नाम बता दूंगा ऐसे ही, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सीट क्यों बताऊंगा? मैं चुनौती दे रहा हूं, आप 10 सीट का नाम नहीं बता सकते, 40 कहां लड़ेंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जिले गिनवा देता हूं। गिनाओ ना, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, जिले का नाम बताओ, मैं सीट बताता चलूंगा पीछे से। नहीं, आप जिस तरीके की चीजों में जा रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, मैं पश्चिम के दुनिया भर के जिले बता दूंगा। यहाँ से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से, मेरठ से शुरू होता हुआ निकल जाऊंगा। हाँ तो शुरू करो, मैं तैयार हूँ, नोट कर रहे हैं सब लोग। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको नहीं बताऊंगा जिले, मैं आपको ये नहीं कौन बताऊंगा। सी ये हमारी स्ट्रेटजी है, क्यों बताते हैं हम किस सीट पे लड़ेंगे? ये हमारी कोई बात नहीं, हेमंत जी जानना चाहते तो मैं थोड़ी जानना चाहता हूँ, मैं हेमंत जी से पूछ लेता हूँ। भाई हेमंत जी क्या है इन लोग का मामला? भारतीय जनता पार्टी बताइए हेमंत जी क्या है इन लोगों का मामला? कुछ सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हुई कि नहीं हुई? हम इस एक मिनट बताता हूं, जरूर बताता हूं। देखिए पहली बात तो पूरी डिबेट का लब्बल हुआ, मायावती किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक। और मायावती जो चुनाव लड़ेंगी, आप आजमगढ़ का बाई इलेक्शन याद कर लीजिए, जहां गुड्डू जमाली कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पर धर्मेंद्र यादव कैंडिडेट थे, और भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी अभिनेता को चुनाव लड़ाया था जो सांसद बना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड भी रखिएगा बाद में ताकि सनद रहे और वक्त पे काम आए। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आता है, अभी तक कांग्रेस को 15, कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, कांग्रेस को 15 के आसपास से है और 1-2 सीटें और लड़ाने को मिल सकती हैं। 5 सीट आरएलडी
1-2 सीट फुटकर, बाकी अखिलेश यादव। ये मोटा मोटा प्रथम आपके हिसाब से कि मैक्सिमम 60 सीट समाजवादी पार्टी, 15 आईएनसी कांग्रेस और 5 कुछ मिनट में सिंगल से डबल हो गए हम आपके देखते हैं। कोई आपत्ति हो अनिल यादव जी तो बता देना, हेमंत जी बांट रहे हैं और बड़े दिल से बांटते हैं, ये बांटने में कभी कमी नहीं करते। सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पर आ गए हैं। हाँ ठीक है हेमंत जी, गो अहेड प्लीज। मुझे भाई कांग्रेस से सहानुभूति होती है, नई टीम मेहनत कर रही है, लेकिन किस्मत का क्या करोगे जब किस्मत लिखा है, किस्मत जो लिखा वही तो मिलेगा साहब। और कांग्रेस की स्थिति कितने पिछले दिनों से क्या हो रही है, दरअसल कांग्रेस की भी प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस अपना जो सेल्फ असेसमेंट करती है वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। लेकिन आपने जो सीट शेयरिंग की बात की, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगी, जिसमें एक सीट उन्होंने जो प्रथम दृष्टया चर्चा होनी है या हुई है वो जौनपुर की सीट होगी, और दूसरी सीट वो फूलपुर की मांग सकते हैं, कुर्मी बहुल सीट है फूलपुर की। जिनके एक विधायक ना हो, एक प्रधान ना हो, वो 2-2 पार्लियामेंट्री सीट ले लेंगे। अरे साहब देखिए, ये तो मौसम माहौल बनाने की बात होती है, जो कभी चुनाव लड़े ही नहीं और वो स्टार प्रचारक हो जाते हैं। आप सीट का नाम बता दे रहे हो, यहाँ नेशनल पार्टी है वो जिला नहीं बता पा रही है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं माहौल बनाने के लिए, जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पॉलिटिक्स में होती है, वो सब कुछ अखिलेश यादव इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मतलब फूलपुर की सीट, कुर्मी बाहुल सीट, और कुर्मी एक ऐसा पर्टिकुलर कास्ट है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मतलब दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने सहयोगी दल पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जबकि उसके पास स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े कुर्मी नेता मौजूद है। कांग्रेस घर सजाए बैठी है और आप जेडीयू चले गए। कांग्रेस क्या कर बैठी है? घर सजाए बैठी है और आप चले गए जेडीयू के घर, ऐसे कैसे हेमंत जी? देखिए कांग्रेस, देखिए अगर हम 20 साल 25 साल 30 साल से लगातार मैदान में हार रहे हों जी, तो हमसे सहानुभूति थोड़ा होती है। और यही तो बात है। आप जरा एक बात सोचिए, मायावती की चर्चा हम लोग कर रहे थे, मायावती को अगर 40 सीटें दे दें, 38 सीट दे दें, बाकी सीटों पे जो लड़ेगा अपोजिशन, वहाँ के दलित क्या करेंगे? वो तो मायावती के अलावा उन्हें कहीं वोट देना पड़ेगा ना। और अखिलेश यादव के पीडीए में डी भी है बीच में, डी माने दलित, और डी का थोड़ा स्वाद उनको अभी बाई इलेक्शन से मिला हुआ है मऊ जिले में। थैंक यू हेमंत जी, उनका लक्ष्य है और बाबा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, आनंद दुबे बार बार हाथ उठा रहे थे। यस गो अहेड आनंद जी, बोलिए, 30 सेकंड है सर। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ब्रिजेश जी कि इन सभी दलों को बार बार जनता ने आजमा लिया है, कई दशकों तक आजमाया है, इसीलिए जनता ने इनको घर बैठने का फैसला सुनाया और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण संगठन क्षमता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज की डिबेट में पार्टिसिपेट किया और अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किया। और बहन भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।